जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 13। आज जो कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 और 5 चैप्टर 2 के दोनों के दोनों। हाँ, आज घर जाएंगे, घर वाले पूछेंगे कितने कंसेप्ट थे आज। दो सरकार, दो। कौन कौन सा? आर्टिकल और आर्टिकल्स के, दोनों आर्टिकल्स के। एक आर्टिकल्स का एक जनरल प्रोविजन है जो कि बेसिकली मेमोरेंडम और आर्टिकल्स दोनों में अप्लाई होता है, लेकिन सिंपल है, इजी है। इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, अभी देख लीजिएगा थोड़ी देर में। मैं तो बल्कि सोच रहा था कि क्वेश्चन की डिस्कशन और एमसीक्यूज भी आज के लेक्चर में हो जाए, फिर मैंने कहा नहीं है, आपने नहीं मानना, तो वो फिर होम असाइनमेंट के तौर पर आपको दे दिया। आज की होम असाइनमेंट का मतलब है क्या होगी भला? इस चैप्टर के एमसीक्यूज और लर्निंग, इन दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड के क्वेश्चंस। लेकिन लेक्चर की तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ ले, पूछ ले। कोई नहीं पूछना? जी जी। रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी में होगा, मतलब नहीं जी, कंपनी जिस जगह पे होगी वही रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, वही रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। और कोई क्वेश्चन? होम असाइनमेंट, होम असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं अभी। 6 क्या सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। 5 अपने सामने रखें, क्वेश्चन 5 को अपने सामने रखें। डायरेक्टर्स ऑफ मुंतकिल लिमिटेड आर कंसिडरिंग टू रीलोकेट कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद टू कैरी ऑन बिजनेस मोर इकोनॉमिकली। कराची से इस्लामाबाद बिजनेस शिफ्ट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। एडवाइस कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है भला? सीएफओ तो आपको पता है ना कौन होता है, जो अकाउंटिंग फाइनेंस का एक्सपर्ट होता है। कंपनी सेक्रेटरी जो कंपनी के अंदर लीगल मामलात का एक्सपर्ट होता है, जिसने कंप्लायंस विद लॉज इंश्योर करनी होती है, उसे क्या कहते हैं भला? कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस करे कंपनी सेक्रेटरी को अबाउट द स्टेप्स व्हिच मस्ट बी टेकन टू रीलोकेट द रजिस्टर्ड ऑफिस अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। रीलोकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे बताइए, हमने 3 केसेस पढ़े थे जिसमें रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो सकता। कोई नहीं बोलेगा। 3 केसेस बताइए कौन कौन से थे? विद इन द सेम सिटी, 1 सिटी टू अदर सिटी, और 1 प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस। ये कौन सा वाला केस है? फर्स्ट वाला। तो क्या स्टेप्स होंगे जल्दी से बताइए। क्या सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुई, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुई, फिर रजिस्ट्रार के पास गए, फिर रजिस्ट्रार के पास गए, किसके पास गए? कमीशन के पास गए। कमीशन ने हमें देखते ही ऑर्डर इशू कर दिया। कमीशन ने किसको देख के ऑर्डर इशू किया? कमीशन शैल इशू ऑर्डर हैविंग रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर। अब और कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूं वही बताएगा। जी भाई मुझे बताएंगे, जब कमीशन ऑर्डर कर देता है तो कमीशन ने ये ऑर्डर कंपनी को भेजना होता है कि रजिस्ट्रार को? दोनों को। कितने दिन के अंदर? 7 डेज के, 7 दिन के। और जैसे ही ये ऑर्डर रजिस्ट्रार को पहुंचता है, रजिस्ट्रार फौरन अल्टरेशन कंफर्म कर लेता है। ऐसे होता है क्या होता है? फिर ऑर्डर पहुंचने के बाद अलहदा से कंपनी ने विद इन 30 डेज स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी, ऑर्डर्ड मेमोरेंडम की कॉपी, कमीशन के ऑर्डर की कॉपी कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को पहुंचानी होती है। फिर रजिस्ट्रार जाके इसे सर्टिफाई करता है। तो ये सारा प्रोसीजर आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। कमीशन ऑर्डर क्रेडिटर को नहीं भेजता। ऑर्डर जो भेजता है ना, वो कंपनी को, रजिस्ट्रार को भेजता है। हाँ, मेंबर्स और क्रेडिटर्स को नोटिस भेजे जाते हैं कि अगर आपको कोई इतराज है तो हमारे पास अपना इतराज फाइल करें। ठीक है, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो फाइल, अगर कोई ऑब्जेक्शन फाइल करते, वो प्रोसीजर डिटेल अब हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे ये होता था अगर कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं होता तो कमीशन फौरी तौर पे ऑर्डर इशू कर देता है। अगर कोई क्रेडिटर या मेंबर ऑब्जेक्शन फाइल करता था तो कमीशन कंपनी को कहता था कि भाई इसको सेटिस्फाई करो, इसका डेट पे ऑफ करो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया? जी जी। हाँ जी, 30 डेज। अच्छा, बात ऐसा होता है कि एग्जामिनर कमेंट लॉ आपको पता है चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन 2016 का है, हमारा एक्ट 2017 में चेंज हो गया था। तो वैसे तो एग्जामिनर कमेंट्स को इंक्लूड करते हुए मैं इस चीज का ध्यान रखता हूं कि जो इररेलेवेंट या ऑब्सोलीट कमेंट्स हो गए हैं उसको निकाल दूं, लेकिन मैं भी कभी रह जाए। तो उन्होंने एग्जामिनर कमेंट्स में कहा कि शायद उसने कोई 90 डेज का रेफर किया हुआ है, जबकि हमने 30 डेज का पढ़ा हुआ है। तो ये 30 डेज होगा, 90 डेज नहीं होगा। ये भाई नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन, अगर कभी कमेंट्स में और सॉल्यूशन में कंफ्लिक्ट आए ना, आपने मेरे साथ शेयर जरूर करना है, लेकिन ध्यान में रखिएगा
के ओवरराइड कौन करेगा? अगर कभी एग्जामिनर कमेंट्स में और हमारे नोट सॉल्यूशन में या नोट्स में कंफ्लिक्ट हुआ तो कौन ओवरराइड करेगा? नोट्स ओवरराइड करेंगे, ठीक है जी। लेकिन आपने कंफ्लिक्ट मेरे साथ शेयर कर देना, हो सकता है मे भी वो कोई ऐसी चीज हो जो आपके साथ शेयर करना जरूरी हो तो मैं शेयर कर दिया करूंगा। और की क्वेश्चन, शाबाश। इसका मतलब आप एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ रहे हैं, यही मैं चाह रहा, इसी मकसद के लिए एग्जामिनर कमेंट्स इंक्लूड किए थे, वरना अलग से जब आपसे कहा जाता था तो एग्जामिनर कमेंट्स आप नहीं पढ़ते थे, ठीक है। हाँ मुश्किल होता था, चले कोई नहीं, अब आसान हो गया, आप कर लीजिएगा, ठीक है, करेंगे ना आप, शाबाश। और कोई क्वेश्चन? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द प्रोविजंस कंटेन्ड इन कंपनीज एक्ट 2017 रिलेटिंग टू प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ ए कंपनी। इसमें नोट कीजिए, कह रहा है डिस्क्राइब द प्रोविजंस कंटेन्ड, ये तो नहीं उसने कहा डिफाइन करे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। अच्छा, डेफिनेशन भी है, ये नहीं पूछा उसने। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की अल्टरेशन का तरीकाकार है, ये भी नहीं पूछा उसने। उसने कहा प्रोविजंस, तो प्रोविजंस का मतलब क्या होता है? सब कुछ बता दो। प्रोविजंस का मतलब क्या है? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के बारे में जो कुछ जानते हो वो सब कुछ बता दो। और ये भाई मुझे बताएंगे हैरानी से जो मेरी तरफ देख रहे हैं, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं? हाँ जी, कोई भी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अडॉप्ट किया जा सकता है, स्वयं प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड के, शाबाश। और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन आएगी, आएगी किस विषय में? अल्टरेशन का तरीकाकार आएगा। डेफिनेशन बता दे मेरे भाई। Substantial assets are held, are substantial revenue is earned, whichever is higher. प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की अल्टरेशन करनी है, मेरा भाई मुझे बताएगा अल्टरेशन कैसे होगी। मेरा ख्याल है बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, खत्म, अल्टरेशन होगी। आपका क्या ख्याल है जी? स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करनी होगी। और 30 डेज में क्या करना होगा? 30 डेज में क्या करना होगा? 29 दिनों में क्या करना होगा? क्या करना होगा? रिवीजन नहीं, 29 दिनों में रिवीजन नहीं हो पाते। 29 दिनों में तो पेंडिंग लेक्चर ही कवर होते हैं, बल्कि वो भी नहीं होते बाजू का। 29 दिनों की बात नहीं कर रहा, इन 30 दिनों में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद के 30 दिनों में क्या करना है? रोजे रमजान होना और रोजे रख लेने हैं, चाहे ईद आ जाए उनमें। क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास, जब कभी मेमोरेंडम और आर्टिकल में अल्टरेशन हो तो जनरल रूल है ना, तो क्या करना होता है स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद 30 दिन में? अल्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाना होता है, और फिर उसके बाद रजिस्ट्रार सर्टिफाई करता है, जो कि कंक्लूसिव एविडेंस होता है, इस बात का सबूत होता है क्या कि अल्टरेशन हो गई है, पूरी रजिस्टर्ड हो गई है। ये था क्वेश्चन 6, क्लियर हो गया ये। क्वेश्चन 7, इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ, ये जनरल मीटिंग क्या होती है? ये जनरल मीटिंग, अच्छा साथ ही इधर उधर देखना शुरू कर, सर पूछना ले मेरे से, भाई आप बताओ जनरल मीटिंग क्या? नहीं पता किसको? ये कल समझाया भी नहीं था ये तो पुरानी बात है। हाँ, मेंबर्स की मीटिंग को जनरल मीटिंग कहते हैं, ऐसे बोलो ना, मेंबर्स की मीटिंग को जनरल मीटिंग कहते हैं। डायरेक्टर्स की मीटिंग को क्या कहते हैं? मेंबर्स की मीटिंग की कितनी टाइप्स हैं? 3। एक जो जिंदगी में एक दफा ही होती है, एक वो जो कभी कभार होती है, और एक जो हर साल होती है। हर साल वाली को एनुअल जनरल मीटिंग, कभी कभार जो होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और जो जिंदगी में एक दफा ही होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग। तो कह रहा है ये एनुअल जनरल मीटिंग का किस्सा है। एनुअल जनरल मीटिंग, एक दफा एनुअल जनरल मीटिंग हो रही थी, उसमें अचानक क्या हुआ, एक शेयर होल्डर ने एतराज उठा लिया। उसने एतराज क्या किया? उसने कहा टू द शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ मुल्तान टू लाहौर विदाउट ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन फ्रॉम द कमीशन। सारे शेयर होल्डर बैठे थे, सारे डायरेक्टर्स बैठे थे। उसने कहा बेवकूफो, तुम एक बड़ी गलती कर बैठे हो। क्या तुमने मुल्तान से लाहौर रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट तो कर लिया है, कमीशन से इजाजत ली ही नहीं है। एक्सप्लेन वेदर द ऑब्जेक्शन इज वैलिड। क्या ये ऑब्जेक्शन वैलिड है? क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि सेम प्रोविंस में कमीशन की अप्रूवल की जरूरत, क्योंकि मेमोरेंडम की अल्टरेशन की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करने की जरूरत कोई नहीं बोलेगा नहीं थी। इसमें तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करने की जरूरत, इसमें तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करने की जरूरत, स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करने की जरूरत थी। इस समय सेम सिटी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होती, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होती है। यही शेयर होल्डर था जो मीटिंग में बैठा, यही था। क्वेश्चन 8 तो हमने कर लिया हुआ था ना, कल इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन हो गए क्लोज।
अब करते हैं हम मेमोरेंडम। अच्छा चैप्टर की तरफ चलें, स्टार्ट करें। हमने स्टडी किया था चैप्टर में दो चीजें डॉक्यूमेंट डिस्कस करनी थी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन सी चीजें होती हैं भाई, क्या ढूंढ रहे हैं बताइए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन सी चीजें लिखी होती है, क्लासेस बताइए। आप देखिए वो बोलेंगे आपने पूरे करते जाना है, और अब देखना कि डंडी ना मारे, ये एक क्लास दो दफा बोलेंगे, देखिएगा। बताएं, शाबाश। नेम क्लास, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, प्रिंसिपल एंड बिजनेस क्लास, लायबिलिटी क्लास, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्लास और सब्सिक्वेंट क्लास वगैरह, यानी 5 बड़ी क्लासेस होगी। इस चैप्टर में हम कितनी क्लासेस पढ़ चुके हैं? इस चैप्टर में कोई नहीं बोलेगा जी सब। कौन कौन सी? नेम क्लास पढ़ी, उसकी अल्टरेशन पढ़ी, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास पढ़ी, उसकी अल्टरेशन पढ़ी, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास पढ़ी, उसकी अल्टरेशन पढ़ी। बाकी कौन सी दो रह गई? लायबिलिटी क्लास, शेयर कैपिटल क्लास। शेयर कैपिटल क्लास किसी और चैप्टर में जाके पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल, और लायबिलिटी क्लास के बारे में भी किसी और जगह जाके पढ़ेंगे। यहां पे हमारा मेमोरेंडम क्लोज, यानी इस चैप्टर में मेमोरेंडम की 3 क्लासेस हमने डिटेल में पढ़नी थी जो पढ़ चुके। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? आर्टिकल्स की तरफ। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में सुन लीजिए। ये क्या है? कहते हैं आर्टिकल्स ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ऑन इंटरनल अफेयर। अगर आप एनालिसिस करें ना तो मेमोरेंडम में ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो एक्सटर्नल पार्टीज के लिए रेलिवेंट होती है। जैसे एक्सटर्नल पार्टी के लिए सबसे बड़े रेलिवेंट लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी क्या है, तो उसमें लायबिलिटी होती है, लिखी होती कंपनी की। टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है, टाइप ऑफ नेम वगैरह लिखा होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस की तरह। मेमोरेंडम कहा जाता है एक्सटर्नल पार्टीज के लिए है, और आर्टिकल्स के बारे में कहा जाता है ये ऐसी डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स है। क्योंकि देखिए एक कंपनी है ना, कोई जाती बिजनेस थोड़ी है किसी सेठ साहब का कि वो अपनी मर्जी से जब चाहे जैसे चाहे कर लें, और जैसे चाहे सुबह कहें आज मीटिंग होगी और दिल किया तो थोड़ी देर बाद कहा मीटिंग नहीं होगी। ठीक है, जैसे ही कोई बिजनेस अगर करना है तो फौरन उन्होंने हिसाब किताब लगा के 5 मिनट में डिसीजन कर लिया, इस बिजनेस को हमने करना है, इसको नहीं करना। ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप में इस तरह होता है ना कि आपके ख्याल में कंपनी फॉर्म और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह फैसले होने चाहिए, उसमें क्या इंडिविजुअल के पास इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो चुटकी बजाते में सारे फैसले कर लिया करे? नहीं, बल्कि बाकायदा एक मैकेनिज्म होता है कि किस तरीके से मीटिंग्स किस तरीके से होंगी, फैसले किस तरीके से होंगे, कंपनी के मामलात किस तरीके से चलेंगे, शेयर होल्डर्स चूंकि एक से ज्यादा होते हैं उनके क्या राइट्स हैं, उनका आपस में कंफ्लिक्ट होगा वो कैसे रिजॉल्व होगा, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन लोग होंगे, डायरेक्टर्स इलेक्ट कैसे किए जाएंगे, कितने डायरेक्टर्स होंगे, क्या उनका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्राइटेरिया है तो क्या होगा, डिविडेंड किस तरीके से पे होगा, शेयर्स कैसे इशू होंगे, अगर शेयर होल्डर ने अपने शेयर किसी दूसरे को ट्रांसफर करना है उसका प्रोसेस क्या होगा। यानी इंटरनल जितनी भी चीजें हैं इंटरनल अफेयर्स के बारे में वो सारे कंपनी के आर्टिकल्स के अंदर लिखे होते हैं। यूं समझ लीजिए कंपनी चलाने का एसओपीज जितने भी हैं वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ कंपनी। अच्छा, लेकिन ये सारी चीजें तो, इसमें से बहुत सी चीजें तो कंपनीज एक्ट में भी लिखी हुई हैं, बहुत सी चीजें तो कंपनीज एक्ट में भी लिखी हुई हैं। जैसे अभी शेयर करते हैं, अभी शेयर करते हैं, आर्टिकल्स में क्या कुछ लिखा होता है? आर्टिकल्स में लिखा होता है डायरेक्टर्स कितने होंगे, उनकी पावर्स और ड्यूटीज क्या होंगी। डायरेक्टर्स ने कंपनी चलानी है ना। अब कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी है, सिंगल मेंबर कंपनी है तो 1, प्राइवेट कंपनी है तो 2, पब्लिक अनलिस्टेड है तो 3, लिस्टेड है तो 7। नंबर ऑफ मेंबर्स की भी वही रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की भी वही रिक्वायरमेंट है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है, इसी के बारे में आर्टिकल्स में भी लिखा होगा। ठीक है, तो लिखा हो सकता है आर्टिकल्स में। यानी अगर कंपनीज एक्ट ने कहा ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, कंपनी एक्ट ने क्या कहा मिनिमम कितने होने चाहिए डायरेक्टर्स? 3। आर्टिकल्स क्या ये कह सकते हैं कि मिनिमम डायरेक्टर 3 होंगे? कह सकते हैं। क्या ये कह सकते हैं मिनिमम डायरेक्टर्स 5 होंगे? कंपनी अनलिस्टेड है, पब्लिक अनलिस्टेड, ये भी कह सकते हैं। क्या ये कह सकते हैं मिनिमम डायरेक्टर्स 2 होंगे? ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? ये कंपनीज एक्ट की वायलेशन हो जाएगी। यानी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती हैं बट कंफ्लिक्टिंग नहीं हो सकती। ये बात समझ आई है? तो अगर ये बाज़ का तो बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आर्टिकल्स में है वो कंपनी एक्ट में भी लिखी होती है, लेकिन हमारा रूल क्या है? आर्टिकल्स में भी अगर एक इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट में भी आर्टिकल में भी है, आर्टिकल्स में भी स्ट्रिक्टर देन कंपनीज एक्ट बट नॉट वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या हुआ? आर्टिकल्स कंपनीज एक्ट से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, कंपनीज एक्ट से रिलैक्स कम रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। यानी ऐसा नहीं हो सकता कंपनीज एक्ट ने कोई चीज कहा वो करनी है और आर्टिकल्स कहते नहीं करनी। ये नहीं, हाँ ये हो सकता है कि कंपनीज एक्ट ने एक चीज रिक्वायर नहीं की हुई, आर्टिकल्स कह देते हैं।
यानी आर्टिकल्स का शिकंजा कंपनीज एक्ट से ज्यादा सख्त हो सकता है, उससे लूज नहीं होगा। नहीं समझ आई बात की? ये डायरेक्टर वाली बात से समझ आ गई? एक और एग्जांपल से, आर्टिकल्स के अंदर क्वालिफिकेशन एंड और आप असल में आपको पता है इंटरनल अफेयर्स होते हैं ज्यादातर आर्टिकल्स में, और इंटरनल अफेयर्स कौन चला रहा होता है? डायरेक्टर्स। तो उसमें बहुत सी डिस्कशन डायरेक्टर्स की होती है। अगली एग्जांपल भी डायरेक्टर वाली है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स का क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा, यानी कौन लोग डायरेक्टर बन सकते हैं, कौन नहीं बन सकते। क्या अगर इसमें कंपनीज एक्ट में 10 चीजें लिखी गई हैं, कंपनीज एक्ट में कितनी 10 चीजें लिखी गई हैं कि ये पूरी करना जरूरी है डायरेक्टर बनने के लिए, आर्टिकल 11 कर सकते हैं? 11 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 9 कर सकते हैं? 9 नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। ये है मतलब इस लाइन का। किस लाइन का? आर्टिकल्स में बी स्ट्रिक्टर देन कंपनीज एक्ट एंड नॉट वाइस वर्सा। यानी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट 10 थी, आर्टिकल ने 10 की 11 रिक्वायरमेंट तो कर सकता है, 10 की 9 नहीं कर सकता। अगर फर्ज कीजिए कंपनीज एक्ट ने एक जगह पे लिखा हुआ है कि डिविडेंड की भी एग्जांपल है, कोई डिविडेंड लिखा हुआ क्या? लॉस। उन्होंने कहा है डिविडेंड की पेमेंट होगी 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। अब जरा सोच के जवाब दीजिएगा, कितने दिन के अंदर? 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर कंपनी जब अनाउंस कर दे, जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर दे, 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। ये किसने कहा? कंपनीज एक्ट ने। आर्टिकल्स ये कह सकते हैं कि 21 डेज के अंदर अंदर पेमेंट होगी? नहीं। क्या ये कह सकते हैं 7 डेज के अंदर पेमेंट? क्योंकि 7 डेज के अंदर आर्टिकल्स की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, कंपनीज एक्ट की भी। कंपनीज एक्ट की वायलेशन नहीं हो रही। तो ये समझ आया? आर्टिकल्स में बी स्ट्रिक्टर देन कंपनीज एक्ट बट नॉट वाइस वर्सा। ये लाइन समझ आई? ये ठीक है जी। तो आर्टिकल्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई। इंटरनल अफेयर्स है इसमें, और इसमें बहुत सी चीजें वही होती है जो कि कंपनीज एक्ट में भी डिस्कस हुई हैं। तो कहीं पे अगर फर्क हुआ तो फर्क हो सकता है, लेकिन आर्टिकल्स ज्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए, कम स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए। कम अगर कहीं पे कम स्ट्रिक्ट होना तो लॉ ये कहता है वो बात हम आर्टिकल्स वाली खारिज कर देंगे, वो समझेंगे आर्टिकल्स में लिखी नहीं। अगर आर्टिकल किसी जगह पे ये लिखा हो ना कि डिविडेंड अनाउंस होने के 21 दिन के अंदर पे किया जाएगा, तो कंपनी एक्ट कहता है जब मैंने 15 कह दिया तो तुम उसको 21 करने वाले कौन होते हो? तुमने चाहे आर्टिकल्स में 21 लिखा भी हुआ है फिर भी अप्लाई क्या होगा? 15। आपको बताया था ना हिरार्की, कंपनीज एक्ट ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। उसका मतलब यही था, उसका मतलब यही था। नोट्स ओवरराइड एग्जामिनर कमेंट्स। इसका मतलब कभी कंफ्लिक्ट आया किसकी बात मानी जाएगी? नोट्स किसकी? कंपनीज एक्ट आर्टिकल में कंफ्लिक्ट आया किसकी बात मानी जाएगी? लेकिन कंफ्लिक्ट आने पे, डिफरेंट होने पे नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं, स्ट्रिक्टर हो सकते हैं। ये बात समझ आ गई? अच्छा आगे चलते हैं। हु इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इट? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसके लिए रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड है? आप सोच रहे होंगे हर कंपनी के लिए। इसका जवाब है नहीं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के लिए लाजमी है, अनलिमिटेड कंपनी के लिए लाजमी है। कौन सी कंपनी रह गई? लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के लिए लाजमी नहीं है, वो चाहे तो आर्टिकल रजिस्टर करवाए, चाहे तो आर्टिकल रजिस्टर। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर आर्टिकल रजिस्टर नहीं करवाती तो उसके ऊपर कौन सा आर्टिकल अप्लाई होगा? वेबसाइट पे। उसे कहते हैं फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट, और टेबल है। टेबल को चाहे फिलहाल छोड़ दें, टेबल एंड में करेंगे। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में जो आर्टिकल जो फॉर्मेट है वो अप्लाई होगा। अच्छा ये उन्होंने किस लिए भला इसको सहूलत दी हुई है कि चाहे ना करवाओ? लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंट होने का लीगल फॉर्मेलिटी से जान छूटेगी तुम्हारी, फटाफट मेमोरेंडम बना के एक सफे का रजिस्ट्रेशन कराओ, काम शुरू करो। ये फैसिलिटेशन के लिए इन्वेस्टर्स की, और ज्यादातर इन्वेस्टर आपको पता है कंपनी लिमिटेड में शेयर बनाते हैं, तो उसकी जरूरत थी। बाकी भी फॉर्मेट बनाए हुए, लेकिन बाकी लैदा करवाने पड़ते हैं जमा। ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का भी फॉर्मेट वेबसाइट पे मौजूद है, अनलिमिटेड कंपनी का फॉर्मेट भी मौजूद है, लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी ने उसको डाउनलोड करके चेंज करना है तो चेंज करें, नहीं चेंज करना तो एज इट इज ही सही, लेकिन रजिस्ट्रार को साथ जमा करवाना लाजमी है। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के लिए साथ जमा करवाना लाजमी नहीं है। वो सिर्फ मेमोरेंडम जमा करा के कह सकते हैं भाई हमारा आर्टिकल वही जो ऊपर वाला होगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अगर कहे ये लो मेमोरेंडम, हमारा आर्टिकल वही जो वेबसाइट पे है, रजिस्ट्रार कहेगा भाई डाउनलोड करके साइन करके दो मुझे। लेकिन लिमिटेड बाय शेयर में ये लाजमी है। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा मुझे बताइए, पहली ऑप्शन, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर ने अपना आर्टिकल्स सबमिट करवाया,
जो कि डिफरेंट है वेबसाइट वाले आर्टिकल से, टेबल ए वाले आर्टिकल से। हो सकता है ऐसा? अब इस कंपनी के ऊपर कौन सा आर्टिकल अप्लाई होगा? जो सबमिट करवाया कि जो वेबसाइट वाला सबमिट करवाया है। दूसरा, अगर ये कंपनी वेबसाइट वाला, अब ये कंपनी कोई भी आर्टिकल सबमिट नहीं करवाती तो इसके ऊपर कोई वाला भी अप्लाई नहीं होगा, होगा वेबसाइट वाला। तीसरा केस, आखिरी, अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है। वेबसाइट वाले आर्टिकल्स पे 50 रूल्स लिखे हैं। इस कंपनी ने वो वेबसाइट वाला आर्टिकल्स डाउनलोड किया, उसमें 25 रूल्स चेंज किए और 25 उड़ा दिए। अब इसके आर्टिकल्स में सिर्फ पहले वाले 25 रूल है और वो चेंज है। अब ये वाला आर्टिकल जमा करवा दिया, हाँ पिछले 25 ये वाले होंगे जो जमा करवाया रूल, और अगले 25 अप्लाई होंगे, लेकिन कौन से वाले? शाबाश शाबाश, यही कंसेप्ट समझाना था, ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। इसमें क्या क्या लिखा होगा? इसमें कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में चीजें लिखी होंगी, जैसे ज्यादातर इंटरनल, कुछ एक्सटर्नल भी, जैसे जो शेयर होल्डर से रिलेट होती हैं वो इंटरनल दोनों साइड पे आ सकते हैं। जैसे शेयर होल्डर अगर मीटिंग करेंगे तो मीटिंग कैसे चलेगी, ये इंटरनल मैटर है, लेकिन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैसे पे करना है ये थोड़ा सा एक्सटर्नल भी हो सकता है। बहरहाल प्राइमरीली इसमें इंटरनल अफेयर्स होते हैं आर्टिकल्स में। कौन कौन से लिखे होते हैं अफेयर्स? नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे मिनिमम कंपनी के, या मैक्सिमम कितने होंगे ये भी लिखा जा सकता है। डायरेक्टर्स की पावर और ड्यूटीज क्या होंगी? बिजनेस लॉ पढ़ा आपने? जिन लोगों ने पढ़ा आपको याद होगा पार्टनरशिप के राइट्स ड्यूटीज होते थे, इसी तरह क्योंकि उन्होंने बिजनेस लाना है, डायरेक्टर्स के भी इस तरह राइट्स ड्यूटीज होंगे और हो सकता है मिलते जुलते भी हो। उसमें एक कंसेप्ट होता था हमारा कि पार्टनर कंपीटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगा, इस तरह की कोई चीज होती थी ना कि पार्टनर रहते हुए हाँ वो शायद इधर दोबारा आए, इस सब्जेक्ट में दोबारा आए कंसेप्ट, लेकिन शक्ल बदल गया आएगा। क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर बनने के लिए अहलिया नहीं अहलियत, अहलियत का है एंड में आता है। क्वालिफिकेशन का मतलब है वो चीजें जो होना जरूरी हैं, और डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? वो चीजें जो ना होना जरूरी हैं। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? वो चीजें जो होना जरूरी, डिस्क्वालिफिकेशन ना होना जरूरी है। तो क्या चीजें होना या ना होना ये लिखा होगा आर्टिकल्स में डायरेक्टर बनने के लिए। फिर अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में अल्टरेशन हो सकती है, अभी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन क्या शेयर कैपिटल में अल्टरेशन हो सकती है? उसका प्रोसीजर क्या होगा? पढ़ेंगे, आर्टिकल्स में भी लिखा हुआ, कंपनी लॉ में भी लिखा हुआ, कंपनी एक्ट में भी लिखा हुआ, आर्टिकल्स में भी लिखा हुआ। अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बगैर पढ़े मुझे बता सके कि अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल का प्रोसीजर क्या होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन, शाबाश। स्पेशल रेजोल्यूशन, बेहतरीन। रजिस्ट्रार के पास जाके सबमिट कराए, यही प्रोसीजर है, यही प्रोसीजर है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इनाम फिर कभी आगे। राइट्स ऑफ वेरियस क्लासेस। अजीब बात है, कंपनी के शेयर कैपिटल कितना होगा, उसके शेयर्स कितने होंगे, ये कहां लिखा होता है? मेमोरेंडम में। आप ये एग्री करते हैं हर शेयर के साथ कुछ राइट्स या लायबिलिटीज होती हैं? क्या राइट्स या लायबिलिटीज होती है बताइए? क्या राइट्स है? एक शेयर के साथ क्या लायबिलिटी हो? एक लायबिलिटी बता दे, एक राइट बता दे, तो मैं मान जाऊं इंशाल्लाह इस दफा पास, अगर ये स्टूडेंट बता दे मुझे एक शेयर के साथ क्या लायबिलिटी होती है, एक एग्जांपल वो दे दे, क्या राइट होते हैं, एक एग्जांपल वो दे दे। आपने अभी कहा, अब खुद ही आपने कहा है कि शेयर के साथ राइट्स होते हैं और लायबिलिटीज होते हैं। आप बता दें इंशाल्लाह, बता दिया तो इस दफा पास। हाँ हिम्मत करें, शाबाश। राइट टू रिसीव डिविडेंड, शाबाश, बेहतरीन। राइट टू रिसीव नोटिस जनरल, राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग, वोटिंग राइट्स। लायबिलिटी क्या हो सकती है? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड इफ एनी, अगर पार्टली पेड हो। बेहतरीन। अच्छा मुझे ये बताएं, शेयर जो हैं उनके बारे में कितने शेयर है, क्या फेस वैल्यू है, ये मेमोरेंडम में लिखा होगा, लेकिन उन शेयर के साथ राइट्स क्या जुड़े हुए हैं? राइट्स ऑफ शेयर होल्डर। लेकिन यहाँ पे एक अजीब लफ्ज लिखा हुआ है, क्लासेस ऑफ शेयर। इसका क्या मतलब है? डिफरेंट काइंड एंड क्लासेस ऑफ शेयर से क्या मतलब है? ये थोड़ा सा प्रेफरेंस अलॉट, ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, अभी इसकी तरफ नहीं जा रहे, जब रेलिवेंट चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि जितने भी शेयर होल्डर हैं उनके जितने भी राइट्स हैं कहाँ लिखे होंगे? अच्छा एक और बात, वैसे मेरे ज़हन में क्वेश्चन आ गया आई कैप का, जल्दी से जवाब देना है। कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है हर शेयर होल्डर का ये राइट है
कि वो वोट कास्ट कर सकता मीटिंग में। कंपनी ने रेजोल्यूशन पास की, आर्टिकल्स में ये लिख दिया कि कुछ शेयर होल्डर्स हैं इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, बाद में पहले शेयर इशू कर दिए और बाद में ये लिख दिया इनके वोटिंग राइट्स नहीं है। फर्क आ गया? अब बताइए किसकी बात मानी जाएगी? कंपनीज एक्ट में उनका वोटिंग राइट्स हैं। क्या ऐसे शेयर होल्डर्स को मीटिंग में वोट कास्ट करने से रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। शाबाश। आगे वोटिंग एंड प्रॉक्सी। वोटिंग का मतलब क्या है? वोट कास्ट करेंगे, वोट कास्ट करेंगे। वोटिंग का प्रोसीजर क्या होगा? क्या वोटिंग का प्रोसीजर वही होगा जो नेशनल असेंबली में होता है, जो सेनेट में होता है? ठीक है। क्या जो भी फैसला चेयरमैन कर दे उसको चैलेंज किया जा सकता है? ये सारी बातें यहां पे लिखी होंगी इस टॉपिक में। और अहम चीज, अगर एक एमएनए की तबीयत खराब है उसकी जगह उसका हमसाया आके वोट कास्ट कर सकता है? कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल कर सकता है। एमएनए के केस में नहीं कर सकता, लेकिन क्या एक मेंबर के केस में? ये मुझे नहीं पता, ये लिखा हुआ है आर्टिकल्स के अंदर, लिखा होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, लेकिन याद आ गया वो प्रॉक्सी वाली बात थी स्पेशल रेजोल्यूशन में। इसका मतलब है, हाँ सही कंसेप्ट लिंक कर दिया आपने कि प्रॉक्सी भी वोट कास्ट, लेकिन क्या इसकी कुछ कंडीशंस होंगी? इसको साइन करके कोई डॉक्यूमेंट दिया हो, इसने कम से कम 2 दिन पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिया हो, उसका वो कंडीशन सारी कहाँ लिखी होंगी? आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स में प्रॉक्सी वाले सेक्शन में। मुझे ये बताइए कि क्या एक प्राइवेट कंपनी के मेंबर शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे को? प्राइवेट कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन, वो रिस्ट्रिक्शन क्या हैं, कहाँ लिखी होंगी? आर्टिकल्स में। पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर ने भी शेयर ट्रांसफर करना है, क्या प्रोसीजर होगा, कितने दिन के अंदर अंदर शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, उन्हें कंपनी में आके क्या एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ये सारी चीजें कहाँ लिखी होंगी? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वाले सेक्शन में। प्रोसीडिंग ऑफ डायरेक्टर्स और जनरल मीटिंग, डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, किस तरीके से कंडक्ट होगी, कब नोटिस भेजना है, किसको नोटिस भेजना है, कौन कौन अटेंड कर सकता है, जनरल मीटिंग कब नोटिस भेजना है, किसको भेजना है, कौन कौन अटेंड कर सकता है, कैसे मीटिंग कंडक्ट होंगी, फैसले कैसे होंगे इनमें, डिस्प्यूट राइज हो जाए तो क्या होगा, अगर धांधली हो जाए इन मीटिंग्स में तो क्या होगा? ये सारे मामलात कहाँ लिखे हुए हैं? अभी मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा कि लिखा क्या, अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्या लिखा, उसके अंदर की बातें नहीं बता रहा। मैंने अभी ये हरगिज़ नहीं बताया डायरेक्टर्स की मीटिंग कैसे होगी, उसका नोटिस कितने दिन पहले जाएगा, मेंबर्स की मीटिंग कब होगी, नोटिस, ये मैंने कुछ नहीं बता रहा। सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सारी चीजें डिस्कस हुई हुई हैं और इनमें से अक्सर चीजें हमारे सिलेबस में है, ये भी 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 सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं है, इश्यू ऑफ शेयर्स है, इश्यू ऑफ शेयर्स है। इश्यू ऑफ शेयर और ट्रांसफर ऑफ शेयर में फर्क है। नहीं समझ आई होगी बात आपको? कैसे आ सकती है, समझाई नहीं मैंने। इशू का मतलब पहली दफा, शाबाश। ट्रांसफर का मतलब, इशू का मतलब कंपनी टू शेयर होल्डर और ट्रांसफर का मतलब शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर। शाबाश शाबाश। स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी से अकाउंट्स, कंपनी अपने अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल अकाउंट्स भी कहते हैं, पुराना नाम इसका होता था एनुअल अकाउंट्स, नया नाम इसका क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, कितने अर्से बाद बनती है? हर साल बाद बनती है, 6 महीने बाद भी बनती है, पता है, 3 महीने बाद भी बनती है, हर महीने बाद नहीं बनती, रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं। अब आई थी चला रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनेगी, किसको सबमिट करवानी है, ये सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होंगी, जनरल लेजर, सील, कंपनी की स्टैंप वगैरह, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इन सेक्शन में। वाइंडिंग अप पूरा चैप्टर। अब अगली बात ही बोले जो मैं कहता हूँ, तो आगे चल के बढ़ेंगे, आगे चलते। लास्ट चैप्टर है कंपनी की जिंदगी का भी लास्ट चैप्टर है और हमारे कंपनी लॉ का भी लास्ट चैप्टर है, वाइंडिंग अप। इसके बाद कंपनी भी खत्म और इसके बाद हमारा सिलेबस भी खत्म। लेकिन वाइंडिंग अप कैसे कैसे हो सकती है, कौन अप्लाई कर सकता है, ये सारी बातें वाइंडिंग अप वाले सेक्शन में डिस्कस। और गुड न्यूज, डिविडेंड, रिजर्व, इंडेमनिटी, ये याद कर लें, इंडेमनिटी सिर्फ याद कर लें, रिजर्व भी याद कर लें, डिविडेंड अहम चीज है। नहीं नहीं, ये बगैर सोचे समझे याद कर लें, बाकी सारी सोच समझ के चीजें। देखिए एक एक एग्जांपल आपको डिटेल में बता रहा हूं ना, तो इंडेमनिटी नहीं बताया, रिजर्व नहीं बताया, तो इसकी कोई हिकमत होगी? या ये भी हो सकता है कि मुझे ये याद ना हो, जो भी समझे, लेकिन ये तो याद कर लेने। डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब क्या, डिविडेंड कब पे करना है, कैसे पे करना है, किसको पे करना है। डिविडेंड में क्या पढ़ेंगे हम, कब पे करना है, किसको पे करना है, कैसे पे करना है,
ठीक है, आपके ध्यान में आ रहा होगा सर ये तो हमें पता है, साल बाद पे करना है, शेयर होल्डर को पे करना है और कैश में पे करना है, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। हाँ जी, समझ। आर्टिकल बन गया, सॉफ्ट कॉपी में बनेगा, हार्ड में, प्रिंटेड फॉर्म में, साइन करेगा कोई? कौन साइन करेगा? सब्सक्राइबर साइन करे। सब्सक्राइबर जब साइन करते हैं तो फिर उनके साथ कोई विटनेस भी साइन करता है। सब्सक्राइबर जब साइन करते हैं तो अपने नाम के साथ कोई इंफॉर्मेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ, घर का पता, नेशनैलिटी लिखते हैं, रेजिडेंशियल एड्रेस लिखते हैं, ऑक्यूपेशन लिखते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें लिखेंगे। अच्छा, इसका क्या मतलब है? सीक्वेंशली नंबर्ड होंगे आर्टिकल्स, जैसे ये सीक्वेंशली नंबर नहीं है, इसी तरह नंबरिंग करके 5वां सेक्शन वोटिंग का, उसके नीचे फिर 5.1 वोटिंग, 5.2 प्रॉक्सी, 6 ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ताकि रेफर करने में आसानी हो जाए, रेफर करने में आसानी हो जाए। अब अगर ये मैं ना लिखे हूं तो आप मुझे कहें सर छठे वाला हमें समझा दे, समझ नहीं आया, तो मसला बढ़ गया ना मुझे, छठे वाला कौन सा है? मैं गिनना शुरू करा, 1 2 3 4 5 6 6, तो मैं कहूँगा ये तो सिलेबस में है नहीं, इसीलिए नहीं समझाया था। लेकिन अगर नंबरिंग की होगी 1 2 3 4 5 6 8 9, तो जैसे आप कहेंगे 6 वाला समझाते हैं, फौरन में 6 में, ये होता है सीक्वेंशली नंबरिंग का फायदा, सीक्वेंस के साथ नंबरिंग करना। अल्ट्रेशन हो सकती है, क्या करना पड़ेगा? थ्री फोर्थ मेजॉरिटी ऑफ अफेक्टेड क्लास। अच्छा बताइए, पहली रिक्वायरमेंट में और दूसरी में फर्क है कोई? हाँ, ये जरा देखिएगा, आर्टिकल्स की हर चेंज में शेयर होल्डर के राइट्स इफेक्ट नहीं होंगे। अगर आर्टिकल्स में ये चेंज कर ले हैं, ये चेंज कर लें, ये कर लें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आर्टिकल्स में इस वाली क्लास को चेंज करें ना, राइट्स इफेक्ट हो सकते हैं। अच्छा फर्क कीजिए, कंपनी के हैं 2 तरह के शेयर होल्डर, एक है क्लास ए, एक है क्लास बी। जरा गौर से अटेंटिव होके, एक क्लास ए, एक क्लास बी। क्लास ए में शेयर होल्डर्स हैं 80, क्लास बी में शेयर होल्डर्स हैं 20। क्लास, अब जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है ना, ये इज इक्वल टू 100 हो गए। जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है तो ये इकट्ठे होंगे और दोनों मिला के 100 में से 75 ने ओके कर दिया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास। ये एग्री करते हैं इससे? अच्छा आप जरा कहानी सुनिए। इन वाले शेयर होल्डर्स ने कहा, इन वाले शेयर होल्डर्स की तो ऐसी की तैसे, आल्टर किया आर्टिकल्स को, उसमें लिखा शेयर होल्डर्स राइट्स वाले सेक्शन को चेंज किया। उन्होंने कहा क्लास ए के शेयर होल्डर के राइट्स होंगे ज्यादा और क्लास बी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा 0। क्लास ए के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा ज्यादा, क्लास बी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा 0। इनका राइट्स इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्या आर्टिकल्स में अल्टरेशन हो सकती है? उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। 80 के 80 मेंबर्स ने यस का वोट दिया और बी में 20 के 20 ने नो का वोट दिया। बताइए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी कि नहीं? जवाब गलत है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगी, क्योंकि बाय डेफिनेशन स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? 3/4 मेजोरिटी के साथ। तो क्या ये 80 टोटल का 3/4 मेजोरिटी नहीं बनती? 3/4 मेजोरिटी बनती है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। लेकिन लॉ कहता है नहीं, हम मिनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ ज्यादती नहीं, इसीलिए उसने कहा स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास हो गई, लेकिन जब कभी आर्टिकल्स में अल्टरेशन ऐसी हो जो किसी अफेक्टेड क्लास के राइट्स को अफेक्ट कर रही हो, जब कभी आर्टिकल्स में अल्टरेशन ऐसी हो जो किसी अफेक्टेड क्लास के राइट्स को अफेक्ट कर रही हो, तो स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ एक काम और करना है, क्या? इफेक्टेड क्लास के 3/4 मेजोरिटी की अप्रूवल भी लेनी है। यानी इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने से सिर्फ काम नहीं बनेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गई, ये नहीं कि नहीं पास हुई, हो गई, लेकिन काम नहीं बनेगा। दूसरी शर्त भी है, क्या? इफेक्टेड क्लास, और इसमें इफेक्टेड क्लास में बी के भी 3/4 यानी 15 मेंबर्स यस करेंगे तो रेजोल्यूशन पास होगी, वरना नहीं। खुद बताइए ये इफेक्टेड क्लास वाली फेयर कंडीशन है कि नहीं? ये मिनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ ज्यादती होने से बचाती है कि नहीं? और आप अक्सर एग्जाम में भूल जाते हैं इसको लिखना। वो कहते हैं आर्टिकल्स में अल्टरेशन कैसे होगी, आप कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन, रजिस्ट्रार 30 दिन, ऑल्टर्ड मेमोरेंडम, कहानी खत्म।
फिर वो एग्जामिनर कमेंट्स में कहता है अफेक्टेड क्लास किधर गई। आप क्या लिखते हैं एग्जाम में जब वो कहता है आर्टिकल्स में अल्टरेशन कैसे होगी, आप क्या लिखते हैं? आप कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार अल्टर्ड मेमोरेंडम 30 दिन। और फिर एग्जामिनर कमेंट्स में क्या कहता है? अफेक्टेड क्लास किधर गई। अफेक्टेड क्लास जरूर लिखना है, अफेक्टेड क्लास इफ। अच्छा एक स्टूडेंट कहने लगा सर एग्जाम में क्वेश्चन आया था आर्टिकल्स में अल्टरेशन का तरीकाकार क्या है। इसमें कहां लिखा हुआ था कि शेयर होल्डर के राइट्स वेरी हो रहे हैं, इसमें कहां लिखा था कि किसी क्लास के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं। उसने तो लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स में कोई भी अल्टरेशन हो रही है, तो हो सकता है ये हो सकता है ये हो। तो आप क्यों कहते हैं कि हमने हमेशा ये वाली लाइन अफेक्टेड क्लास वाली जरूर लिखनी है? इसलिए कि हो सकता है ये हो सकता है ये हो, लेकिन हो सकता है ये हो। उसने मेंशन तो नहीं किया ना, इसलिए हम इफ के साथ वर्ड यूज करते हैं कि इफ अल्टरेशन ऐसी है जो क्लास के राइट्स को अफेक्ट कर रही है तो अफेक्टेड क्लास की 3/4 मेजोरिटी की अप्रूवल भी चाहिए। ये बात समझ आई कि नहीं आई? जी नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं, अफेक्टेड क्लास ऑफ शेयर होल्डर है, अफेक्टेड क्लास ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, अफेक्टेड क्लास ऑफ शेयर होल्डर। जी 3/4 मेजोरिटी लेता है। स्पेशल रेजोल्यूशन में भी हालांकि 3/4 मेजोरिटी होती है, लेकिन ये इसको स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों नहीं कह दिया उन्होंने? उसने नोट कीजिए, उसने ये नहीं कहा स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ अफेक्टेड क्लास, उसने कहा 3/4 मेजोरिटी ऑफ अफेक्टेड क्लास, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन हम कहते ही उसको है जो ओवरऑल सारे मेंबर्स के बेस पे पास हो। जो इंडिविजुअल क्लास लेवल पे हो ना वो 3/4 मेजोरिटी होती है। हाँ, यानी कि ओवरऑल स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के बाद एक और अलहदा से रेजोल्यूशन पास होगी जिसमें सिर्फ वही लोग वोट कास्ट करेंगे जिनका राइट्स इफेक्ट हो रहा है। क्लियर हो गया? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी आप लेना चाहें तो आप नहीं ले सकते, किसी कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल्स की कॉपी आप भी नहीं ले सकते, मैं भी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि सिर्फ एक मेंबर ही मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी ले सकता है, और वो भी फीस पे करने के बाद, फोटो कॉपी करो फीस पे, और वो भी इमीडिएटली नहीं मिलेगी, विद इन 14 डेज मिलेगी। ठीक है, विद इन 14 डेज मिलेगी। भाई कुछ समझ आए? मेंबर्स को मिलेगी प्रेस्क्राइब पैसे लेने के बाद और 14 दिन के। क्या ये लिस्ट के जो कंटेंट्स हैं क्या ये रिप्रोड्यूस करवाने को कह सकता है? बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ दिया। अगर मेरे मुंह से यस निकल गया ना तो आपको ये सारे याद करने पड़ेंगे, और अगर मेरे मुंह से नो निकल गया तो आपकी बड़ी तसल्ली हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यस रिप्रोड्यूस कराने को आ सकता है। लेकिन नॉर्मली पता है वो एमसीक्यू में पूछता है क्वेश्चन, 3-4 चीजें देके कहता है बताओ इसमें से कौन सी चीज है जो आर्टिकल्स में नहीं होती। इनमें कौन सी चीज है आर्टिकल्स में नहीं होती? ठीक है, एक आधी चीज इररिलेवेंट इंक्लूड कर देगा। आपने अगर पढ़े भी होंगे तो एमसीक्यू में नंबर मिल जाएगा, लेकिन बहरहाल याद कर लेना चाहिए। एक्ट शैल ओवरराइड। ना टाइम नहीं। अच्छा ये कुछ भी नहीं है, 5 मिनट हिम्मत करके बैठ जाए, कुछ नहीं। और ये तो मैंने पढ़ा, मुझे याद आ गया। पढ़ाया नहीं आपको? कल परसों भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ाया। कंपनीज एक्ट ओवरराइड। अगर कभी कंफ्लिक्ट होता है दोनों में और मेमोरेंडम में, कौन प्रिवेल करेगा? मेमोरेंडम आर्टिकल में कंफ्लिक्ट होता है, आर्टिकल पांच। अच्छा मैं ये नहीं, जल्दी 5 मिनट का काम है। मेरे भी सर से बोझ उतरे, आपके सर से भी बोझ समझना पड़ा है। मेमोरेंडम पे साइन करते हैं लोग, उनका आपस में क्या रिश्ता, बाइंड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ नहीं, कंपनी के साथ बाइंड हो जाते हैं। क्या कि जो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है, जो इसके आर्टिकल्स में लिखा है, हम हमेशा कंपनी इसी के मुताबिक चलाएंगे, इसी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, कॉर्पोरेट लाइफ।
अच्छा अगर कभी मेमोरेंडम रजिस्टर्ड हो जाए तो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, अच्छा मेमोरेंडम रजिस्टर ना हो, अगर सब्सक्राइबर ने पैसे देने होते हैं, जिन्होंने कहा था साइन करते हुए मैं इतने शेयर लूंगा, नाम क्या लिखा था, सब्सक्राइबर ने शेयर लेने हैं, अगर नहीं, लेकिन अगर मेमोरेंडम रजिस्टर हो जाए तो फिर तो शेयर खरीदने पड़ेंगे ना। कितने अरसे में? कमीशन जितना अच्छा कह दे, कमीशन कहे 30 दिन में, तो फिर इसका मतलब है अगर मेमोरेंडम रजिस्टर हो गया तो 30 दिन के अंदर सब्सक्राइबर को पैसे अदा करने पड़ेंगे। सब्सक्राइबर को क्यों पैसे अदा करने पड़ेंगे? और भाई उन्होंने कहा था कि हम शेयर खरीदेंगे, तो कंपनी बन गई तो शेयर खरीदो। कितने अरसे में? जितने में कमीशन कहे। कैश में पैसे दें, चेक दें, ड्राफ्ट दें, जैसे कमीशन कहे। शाबाश 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 शाबाश। और अगर पैसे ना दिए लेवल 1 की पेनल्टी भी होगी। अच्छा एक दवा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी पता है कौन सी होती है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जिसमें सारे मेंबर्स एक एग्री करते हैं। अच्छा एक सबसे अहम क्वेश्चन, हाँ आपको पता है प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में भी मेमोरेंडम और आर्टिकल में से एक चीज आती है, और लिमिटेड बाय गारंटी में भी बाय मेमोरेंडम। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में 4 मेंबर्स ABCD, एक ने कहा मैं 10 लाख गारंटी देता हूं, एक ने कहा 5 लाख, एक ने कहा 3 लाख, एक ने कहा 1 लाख। ये लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? अच्छा अजीब हुआ सुना, एक लिमिटेड बाय गारंटी के 10 मेंबर्स थे, एक ने कहा 10 लाख की गारंटी, एक ने कहा 9, एक ने कहा 8, एक ने 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर एक शेयर होल्डर ने पढ़ा कहीं पे लॉ में कि स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में अल्टरेशन हो सकती है। उसने कहा अच्छा, उसने बाकी 9 को मिलाया, उसने कहा हम 9 मिलकर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं क्या कि जो 10वां बंदा है ना जिसकी 1 लाख की लायबिलिटी है, इसकी लायबिलिटी बढ़ा के 1 करोड़ की कर देते हैं और हमारी लायबिलिटी 10-10 हजार की कर देते हैं। उन्होंने कहा ठीक, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दी। अब बताइए उस बंदे बेचारे मिस्टर ए की लायबिलिटी 1 लाख से बढ़ के 1 करोड़ होगी कि नहीं होगी? स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास हो गई है, लेकिन जो रूल राइट्स में वही रूल इधर भी है कि आप मेमोरेंडम में अल्टरेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी मेंबर की लायबिलिटी को इंक्रीज करना है कि भाई तुम और पैसे बिजनेस में डालो, या तुम अपनी गारंटी बढ़ाओ, या तुम अपने शेयर जो खरीदने में बढ़ाओ, अगर किसी मेंबर की लायबिलिटी को बढ़ाना है तो ये चाहे स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर भी ले, ये तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक एग्री ना कर ले। कौन? मेंबर राइटिंग में, चाहे अल्टरेशन से पहले एग्री करा लें या बाद में करा लें, उसका एग्री करना लाजमी है। यहां पे इफेक्टेड क्लास में रात वो बेचारा अकेला बंदा ही है, वो अकेला बंदा ही, वो क्या करे, वही है ना इफेक्टेड। हाँ अकेला भी हो तो उसकी रजामंदी होनी चाहिए उस केले की। अगर क्लास है तो फिर 3/4 मेजोरिटी की बात है, और अकेला है तो ये 1 मैन आर्मी। अच्छा मुझे बताए आज मेमोरेंडम में अल्टरेशन हुई, कल ये भाई जाके इन्होंने मेमोरेंडम की कॉपी मांगी, इनको कौन सी वाली कॉपी दी जाएगी? अल्टरेशन से पहले वाली के अल्टरेशन होने के बाद जो कॉपी है? कि कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। अगर मेंबर नहीं है तो अगर कंपनी के मेंबर है कहता है जो भी जब अल्टरेशन हो जाए ना तो आपने अल्टरेशन के बाद जो भी मेमोरेंडम की कॉपी इशू करनी है ना उसमें अल्टरेशन शामिल होनी चाहिए। ये ना हो अल्टरेशन के बाद पुराना मेमोरेंडम इशू कर दें। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये काम नहीं करना। लेक्चर का टाइम खत्म, लेक्चर का टाइम खत्म। मेरे साथ ऐसे करते हैं ना आप? नहीं मेरे साथ ऐसे करते हैं। अच्छा पूछो। हाँ इसका जो कंसेप्ट है इसका भी बिल्कुल वैसे ही है। इसमें राइट्स वेरी कर रहे थे तो अफेक्टेड क्लास की मंजूर। हाँ बिल्कुल। इसमें सिर्फ ये कह रहा है कि जब अल्टरेशन हो जाए ना तो बाद में जितनी भी कॉपीज आपने इशू करनी है ना वो विद अल्टरेशन इशू करनी है, ये कर। अच्छा आखिरी क्वेश्चन, वैसे दिल तो मेरा कर रहा है लेक्चर इधर ही खत्म कर दूं, लेकिन आप सोच रहे आपको रात को नींद नहीं आनी। आपने कहना है सर ने एक अजीबोगरीब सी चीज सामने बनाई थी, उसमें टेबल, हाँ वो छोड़ दी। क्या हो अगर एग्जाम में वही आ जाए? आप बता सकते हैं कि ये क्या है? मैं नहीं बताऊंगा ये क्या है। ये टेबल कंपनी की एसएसबी की वेबसाइट पे क्या है? ये आर्टिकल, ये टेबल ए में क्या लिखा हुआ है? किस कंपनी के आर्टिकल है? टेबल बी में क्या लिखा है? किस कंपनी का मेमोरेंडम? टेबल सी में क्या है? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स दोनों किस कंपनी के? लिमिटेड बाय गारंटी। टेबल डी पे क्या लिखा है?
मेमोरेंडम आर्टिकल किसके? लिमिटेड बाय गारंटी तो ऊपर हो गई थी, हैविंग शेयर। टेबल ई में क्या है? अनलिमिटेड कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। और टेबल एफ में क्या है? क्लियर हुआ? और कंफर्म है मुझे आप में से कोई भी नहीं बता सकता टेबल सी में किस कंपनी का मेमोरेंडम या आर्टिकल? क्या? थोड़ा सा टेबल एफ में सेशन नॉट हो प्रॉब्लम। टेबल बी में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का क्या था? मेमोरेंडम क्या आर्टिकल? टेबल बी में मेमोरेंडम था क्या आर्टिकल था? अच्छा वो मैं उधर हो गया ऐसे। चलें बस ठीक है भाई, क्लियर हो गया। इतनी सी बात थी, ये मैं ना करवा। आपने एमसीक्यूज भी नहीं अटेम्प्ट करके आने थे। आपने कहा था सर शायद किसी एक एमसीक्यू में ये वाला कंसेप्ट हो जाता है। अब आप क्वेश्चन भी रिटन फॉर्म में करके आएंगे, सारे एमसीक्यूज भी रिटन फॉर्म में करके आएंगे। कभी कभी जल्दी भी छुट्टी हो जाती है आपको, कभी कभी 2 मिनट ज्यादा भी बैठना पड़ जाता है। नो सर क्या मतलब जल्दी जल्दी हो जाती है? जिस समय तबीयत खराब थी जल्दी छुट्टी दी थी आपको। हाँ जी चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।